हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन मंच से। बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की यूनिट के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में ऑलमोस्ट सभी टाइप्स के क्वेश्चंस आपने परफॉर्म कर लिए, लेकिन फिर भी कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस अभी भी रिमेनिंग है और वो है आपके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम के लिए। बोर्ड के पेपर में काफी बार आपका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन रिपीट होता है अर्थमेटिक क्वेश्चन का। तो देखते हैं आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंडीशंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसमें पहले गिवन मैंने वैसे कुछ आपको जनरल करवाए थे, लेकिन आज की क्लास में जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो आपके डे टू डे लाइफ में किसी न किसी रियल कंडीशन पे बेस्ड या कोई भी ऐसा जनरल कंडीशन जब आप परफॉर्म करते हो जहां पे गिवन कंडीशंस के अंदर जो सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बनता है और उसके बाद रिक्वायर्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में या तो उसका एन फाइंड आउट करना होता है और या क्वेश्चन में उसका आपको एसएन फाइंड आउट करना होता है। कुछ जनरल वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर्स पे बेस्ड तो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी किए हैं, लेकिन आज डे टू डे लाइफ जनरल लाइफ के अंदर जो यूज होने वाले कंडीशंस है उन वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस के बारे में चलते हैं, देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन स्टेटमेंट इज a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. The total value of the amount is sum of rupees 700. That means जो मेरे पास में amount है वो 700 का given है क्वेश्चन के अंदर, and that is being used to give 7 cash prizes. और वो 700 को आपको 7 cash prizes में डिस्ट्रीब्यूट करना है। But it is not that each one will get 100. आपको इक्वली डिवाइड नहीं करना है। कैसे डिवाइड करना है देखिए क्वेश्चन का कंडीशन। If each prize is ₹20 less than its preceding price, find the value of each of the prize. What is the condition given to us in the question? That each prize is ₹20 less than, जो प्राइस का अमाउंट है, जो प्राइस का वैल्यू है वो ₹20 लेस देन है। किससे ₹20 लेस देन है? द ईच प्रीसीडिंग वैल्यू। मतलब जो जितना आपका प्राइस फर्स्ट स्टूडेंट को मिल रहा है, जो अमाउंट फर्स्ट प्राइस का है, सेकंड प्राइस उससे 20 कम है, थर्ड प्राइस उस सेकंड से 20 कम है, फोर्थ प्राइस थर्ड से 20 कम है। तो ऐसे करके कंडीशंस में आपको टोटल ₹700 को 7 कैश प्राइजेस में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सॉल्यूशन में क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन पार्ट में लेट फर्स्ट प्राइस रुपीस, जनरली एक्स लेट करते हैं, लेकिन एपी के अंदर फर्स्ट टर्म को ए से बेसिकली एक्सप्रेस करते हैं, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट प्राइस को ए लेट कर रहा हूं। क्लियर है? लेट द फर्स्ट प्राइस रुपीस ए, सेकेंड प्राइस रुपीस A minus 20. Why A minus 20? Because each price value is 20 less than from the previous price. Similarly, if we will go for the third price, तो थर्ड प्राइस के लिए अगर वैल्यूज में आप बात करेंगे तो 20 में और 20 कम कर दो तो कंपैरेटिवली कितना हो जाएगा? A minus 40. That means what we will condition write, since each price value is ₹20 less than, each price value is ₹20 less than its preceding price value, so sequence of amount of price prime form an EP. Okay students, each price value is ₹20 less than its preceding price value, so the sequence of amount of price form an AP, where तो उस AP के लिए जो फर्स्ट टर्म आपका A है वो तो A ही है आपके अकॉर्डिंग, D is -20 and SN, what is the total amount of money? SN is equal to 700, and what we have to calculate? A आपको कैलकुलेट करना है, N आपके पास में कितना है? 7।
क्लियर स्टूडेंट्स? पहला आपको ईच प्राइस वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट प्राइस वैल्यू ए जो है वो आपने ए ही लेट किया है, 20 रुपीज लेस है, तो कॉमन डिफरेंस आपका डी जो है वो -20 बनेगा। एसएन जो आपके पास में सम ऑफ अमाउंट है, सम ऑफ मनी है, वो आपका 700 है, और टोटल 7 कैश प्राइजेस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 7 कैश प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हो गया n = 7। क्लियर है? तो ये सारे वैल्यूज आपको लिखने हैं। इन सारे वैल्यूज को लिखने के बाद में अब आप किसका फॉर्मूला अप्लाई करें? एसएन का। तो एसएन का फॉर्मूला अप्लाई क्यों करेंगे? कंडीशन में अप्लाई कीजिए, सिंस एसएन = 700। व्हाट इज द एसएन फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस? n/2 2a plus n-1 multiply d = 700। कितने प्राइजेस का है ये सब? 700। 7 कैश प्राइजेस का, तो 7 कैश प्राइजेस में n आपका 7 है, ए वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, n आपका 7, डी वैल्यू आपका -20 = 700। सिंप्लीफाई कीजिए कैलकुलेशन को, 7/2 2a, 7 - 1 स्टूडेंट्स 6, 6 का -20 से मल्टीप्लाई, 6 का -20 से -120 = 700। 2a और 120 में से 2 का एक्सप्रेशन कॉमन आ जाएगा, 7/2 2 कॉमन आके a - 60 = 700। 2 से 2 कट हो गया, 7 ब्रैकेट a - 60 = 700। 7 के टेबल से 700 100 टाइम कैंसिल हो गया, तो a - 60 = 100। सो व्हाट इज द a वैल्यू? a value is 100 plus 60, so that a is 160. So first price value is 160. Therefore 7 cash prizes given to students, 7 cash prizes given to students are, that is, क्या क्या होंगे 7 कैश प्राइजेस गिवन टू स्टूडेंट्स? व्हाट इज द फर्स्ट प्राइस? ₹160। नेक्स्ट प्राइस इज 20 लेस देन ₹140। नेक्स्ट अगेन ₹20 लेस 100, सिमिलरली ₹80, सिमिलरली ₹60 and ₹40। Get it, students? So what are the 7 cash prizes given to students? The 7 cash prizes given to students are: the first students got ₹160, second preceding previous से 20 come 140, then third will get 120, fourth will get 100, fifth will get 80 rupees, sixth will get ₹60, and seventh number students will get ₹40. So these are the 7 cash prizes which is distributed among the students, and the sequence is form an AP। तो ये इस तरीके से डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? तो वर्ड टू वर्ड प्रॉब्लम्स में इसी टाइप्स के क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन, इसी टाइप्स के क्वेश्चंस के कलेक्शंस आपको पेपर में मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो जनरल कंडीशंस पे बेस्ड है, आपने उस जनरल कंडीशंस के लिए पहले कंडीशन को एज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रिप्रेजेंट किया, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रिप्रेजेंट करने के बाद में आपने उसके लिए रिगार्डिंग कैलकुलेशन को अप्लाई करके उसके आंसर को फॉलो कर लिया। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन। ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इन अ स्कूल, स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग द ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन। So it is a good work related to the environment to reduce the air pollution. Students plan to plant the trees around the school. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example: a section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 trees, and so on till class 12. So there are the 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? क्वेश्चंस लेंथ में बहुत ज्यादा है, बट एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। लैंग्वेज क्वेश्चन का ये कहना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स प्लान टू प्लांट द ट्रीज अराउंड द स्कूल्स। ओके, नाउ व्हाट द कंडीशन गिवन अस इन द क्वेश्चन, दैट each section of a class will plant
the number of trees in which they are studying. तो सिंपल सा एग्जांपल भी आपको दे रखा है कि अगर क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स की बात करें तो क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स के वन सेक्शन के जो स्टूडेंट्स है वन ट्री दे विल प्लांट, for class second they will plant 2 tree, for class third they will plant 3 tree, and up to the class 12 they will plant 12 trees. That is for the each section. But in the question how many sections we have given? In the question that the number of section given as 3. So we have to find the total number of trees planted by the 3 sections of the students. So how we will perform? First we will perform the total number of trees planted by the one section from class 1 to class 12. पहले अपने क्या करते हैं, क्लास 1 से क्लास 12 तक के वन सेक्शंस के स्टूडेंट्स कितने ट्रीज प्लांट करेंगे उसका टोटल सम निकाल लेते हैं और उस सम को कैलकुलेट करके टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द 3 सेक्शंस ऑफ द क्लास दैट द वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 3. क्लियर है? अब कंडीशन क्या है? अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 tree, a section of class second plant 2 tree, a section of class 3 plant 3 tree, and a section of class 12 will plant 12 trees. Clear है? So everyone write in your copy the solution. Solution में लिखिए the sequence of tree plant by each section of class 1 to class 12 is the sequence of tree plant by each section of class 1 to class 12 is 1, 2, 3, 4 and up to the 12. Yes or no बेटा? ये तो बहुत सिंपल है ना. The sequence of trees plant by each section of class 1 to class 12. क्लास 1 से क्लास 12 तक के हर सेक्शन के जो स्टूडेंट्स ट्रीज प्लांट करेंगे, क्लास 1 के स्टूडेंट्स 1 ट्री, ईच सेक्शन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा. ईच सेक्शन मींस वन सेक्शन 1, 2, 3, 4 and up to the 12. So first, to just get confirmation that the sequence is an AP or not, 2 minus 1, 1, A3 minus A2, 3 minus 2 is equal to 1. So what we will write, A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. Therefore, the above sequence form an AP. जो आपने सीक्वेंस रिप्रेजेंट किया है 1 से लेकर 12 तक का, डेफिनेटली ये सीक्वेंस क्या एपी है. क्वेश्चन में तो डायरेक्ट एपी दे नहीं रहा था, इसलिए आपने इसको कंडीशन में रिप्रेजेंट किया कि कॉमन डिफरेंसेस के वैल्यू सेम आ रहे हैं. देयरफॉर द अबव सीक्वेंस फॉर्म एन एपी. अगर अबव सीक्वेंस एपी बनेगा तो इसका मतलब आप इन 12 वैल्यूज का क्या फाइंड आउट कर लीजिए, सम फाइंड आउट कर लीजिए. तो देखिए स्टूडेंट्स, हियर व्हाट इज ए वैल्यू? ए वैल्यू इज 1. What is D value? D value भी 1 है आपका. Total terms n 12. So what we will calculate? We will calculate the formula, apply Sn n by 2 2a plus n minus 1 multiply D. So I will calculate the sum of these 12 values from 1 to 12, that is n value 12. So S12 is equal to 12 upon 2 multiply A, that is 1. n value is 12 minus 1 multiply D value is also 1. Okay students, 12 by 2 6, 2 1 जा 2, 12 minus 1 11, 11 1 जा 11, 6 multiply 11 plus 2 13, 78. What is the value of S12? 78. That means the number of trees planted by each section is equal to 78. जितने भी सेक्शन मतलब क्लास 1 to 12 के जितने भी सेक्शन है उनमें से
ईच सेक्शन जो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करेगा 1 to 12 वो 78 है। अब क्वेश्चन में देखिए कितने नंबर ऑफ सेक्शंस है, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, therefore total number of trees planted by students, each sections मतलब वो स्टूडेंट्स ही तो प्लांट कर रहे हैं, therefore total number of trees planted by student is equal to, बोले बेटा क्या होगा, is equal to 3 multiply 78, क्योंकि हर क्लास में 3 सेक्शन है तो 1 से 12 तक का सब 78 है, तो सेकंड सेक्शन भी जो है वो 1 से 78 प्लांट करेगा, और जो थर्ड नंबर सेक्शंस के स्टूडेंट्स हैं 1 to 12 वो भी 78 ट्रीज प्लांट करेंगे, तो टोटल ट्रीज कितने प्लांट हुए, therefore total number of trees planted by the students is equal to 3 multiply 78 and that value is 234. What is the number of trees planted? Number of trees planted value is 234. Get it? समझ में आया आप लोगों को बेटा? तो इस तरीके से पहले आपको गिवन स्टेटमेंट से सीरीज बनाना है नंबर्स का, उस सीरीज में एपी की कंडीशन को जस्टिफाई करना है, आइदर डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस लेके भी कर सकते हो और आइदर a2 minus a1 equal to a3 minus a2 की कंडीशन को बता के पहले आप उसका एपी जस्टिफिकेशन करें, एपी बताने के बाद में फिर आप उसके एसएन या एएन के रिगार्डिंग जो भी फॉर्मूला पुटअप करना चाहते हैं वो फॉर्मूला पुटअप करना है, एंड देन यू विल फर्दर गो फॉर द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन। The statement in the question number 3 is a spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B. There is a spiral that is made up of the successive semicircles with the center at A and B. Spiral semicircles के थ्रू डिजाइन से बनता है, एक बार सेंटर A है, फिर एक बार सेंटर B है, फिर वापस सेंटर A है, फिर वापस सेंटर B है, तो ऐसे करके आपका एक स्पाइरल डिजाइन बनेगा। स्टार्टिंग विद द सेंटर A ऑफ रेडियस 0.5, पहला जो स्पाइरल का सेमी सर्कल आपका बन रहा है उसका रेडियस 0.5 है, सेंटर A से स्टार्ट हो रहा है, फिर सेंटर B के लिए 1 है, फिर वापस सेंटर A के लिए 1.5 है, 2 है, ऐसा चलता रहेगा as given in the figure I will draw on the board. Then what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? अगर ऐसा स्पाइरल 13 consecutive semicircle से बन रहा है, कितने सेमीसर्कल से, 13 consecutive semicircle से अगर ऐसा स्पाइरल बन रहा है तो आपको ऐसे स्पाइरल का क्या फाइंड आउट करना है बेटा, लेंथ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ऐसे स्पाइरल का टोटल लेंथ फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो स्ट्रक्चर किस तरीके से है देखिएगा, पॉइंट में मार्किंग कर रहा हूं बेटा, यहां पे पॉइंट ए है और यहां पे पॉइंट आपका स्पाइरल देखिए किस तरीके से बनेगा, ये पहला सेमी सर्कल, फिर ये सेकंड सेमी सर्कल, फिर ये आपका थर्ड सेमी सर्कल, फिर आपका ये फोर्थ सेमी सर्कल, और इस तरीके से ये डिजाइन जो है वो सेमी सर्कल स्पाइरल आपका बनता रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरीके से आपके सेमी सर्कल का स्पाइरल बनता रहेगा। तो सेंटर पहले वाले का जैसे सपोज दैट ए है, 2 पॉइंट आपने मार्क कर दिए, एक के लिए आपने ए मार्क कर दिया और एक के लिए आपने इसी के आसपास में आपका ये पॉइंट बी आ जाएगा। क्लियर है? 2 सेमी सर्कल्स है, 2 सेमी सर्कल्स में एक पहले सेंटर ए यूज हो रहा है, फिर सेंटर बी यूज हो रहा है। ये फर्स्ट सेमी सर्कल, ये सेकंड सेमी सर्कल बी सेंटर को लेके, फिर वापस ए को लेके थर्ड सेमी सर्कल, फिर वापस बी को लेके फोर्थ सेमी सर्कल, ऐसे कॉन्सिक्यूटिव 13 सेमी सर्कल है। ऐसा स्ट्रक्चर क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो आपको इस टोटल स्पाइरल का लेंथ निकालना है। तो टोटल स्पाइरल का अगर लेंथ फाइंड आउट करना है तो सिंपल सा पॉइंट है कि जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो आपके सेमी सर्कल का डिजाइन है। तो सेमी सर्कल के डिजाइन में एक्चुअल में अगर स्पाइरल का लेंथ फाइंड आउट करना है तो कंप्लीट स्पाइरल के लेंथ का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ द 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल। तो जो फॉर्मूला कैलकुलेट होगा वो आपके लेंथ ऑफ 1 सेमी सर्कल के फॉर्म के अंदर यूज होगा। आप एक सेमी सर्कल का लेंथ निकालिए, फिर सेकंड सेमी सर्कल का लेंथ, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे 13 सेमी सर्कल के अगर लेंथ आप कैलकुलेट करते हैं तो इन सारे लेंथ को कैलकुलेट करके उनका अगर आप सम कर देंगे
So that is the total length of spiral. So in the solution, first tell me what is the formula? What is the length of semicircle? क्या होता है सेमीसर्किल के लेंथ का फॉर्मूला? सेमीसर्किल लेंथ फॉर्मूला इज पाई आर. सर्किल के लिए 2 पाई और होता है और सेमीसर्किल के लेंथ के लिए, देखिए स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट यहां पे क्लियर कर देता हूं. अगर सेमीसर्किल का स्ट्रक्चर सिर्फ लेंथ में ये काम आ रहा है तब तो होता है फॉर्मूला पाई आर. लेकिन अगर किसी स्ट्रक्चर में डायमीटर भी काम में आता है तब फॉर्मूला यूज करते हैं पाई आर प्लस 2r. लेकिन यहां कंडीशन जो स्पाइरल के लिए फॉलो हो रहा है, उसमें सिर्फ सेमीसर्किल आर्क पार्ट है, उसमें डायमीटर पार्ट यूज नहीं होगा. सिर्फ आपको लेंथ, पेरीमीटर पार्ट, आउटर लेंथ पे वर्क करना है, डायमीटर पे वर्क नहीं करना. इसलिए मैंने लेंथ ऑफ सेमीसर्किल मतलब पेरीमीटर ऑफ जो सेमीसर्किल है उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा? पाई आर यूज होगा. क्लियर है? अब रेडियस वैल्यूज क्या है? 0.5 है, 1 है, 1.5 है, 2 है. तो ऐसे करके, सो फर्स्ट लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमीसर्किल, पाई r1, पाई मल्टीप्लाई 0.5, दैट इज 0.5 पाई सेंटीमीटर. क्लियर है? r1 आपका 0.5 है, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमीसर्किल हो गया 0.5 पाई. नेक्स्ट वन आई विल कैलकुलेट लेंथ ऑफ सेकेंड सेमीसर्किल. सेकेंड सेमीसर्किल के लिए पाई r2, पाई वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट नहीं करा, लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो दैट इज द लेंथ पाई सेंटीमीटर. क्लियर बेटा? पाई इंटू 1 आपका आंसर बन जाएगा पाई सेंटीमीटर. सिमिलरली इफ आई विल गो फॉर लेंथ ऑफ थर्ड सेमीसर्किल, so length of third semicircle, that is pi r3 value is 1.5. so what is the measure? 1.5 centimeter. क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से सेमीसर्कल्स बनते रहेंगे और इस तरीके से सेमीसर्कल्स के लेंथ का कंडीशंस बनता रहेगा. क्लियर है? सो देयरफॉर sequence of length of semicircles, sequence of the length of the semicircle is, क्या होगा? sequence of the length of semicircles, length of semicircles का sequence क्या होगा? 0.5 pi, pi, 1.5 pi, 2 pi and so on. Clear students? So first we will confirm that this is the AP, and how we will check it? A2 minus A1, that is 0.5 pi. If I will go for A3 minus A2, 1.5 pi minus pi, again 0.5 pi. So if in the condition common differences is same, so says what to write? A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. Therefore sequence form an AP. जो आपका सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? AP होगा. जो लेंथ ऑफ स्पाइरल्स का, जो लेंथ ऑफ सीक्वेंस ऑफ लेंथ ऑफ सेमीसर्किल है आपके पास में, जो स्पाइरल आपका बन रहा है उसके लेंथ ऑफ सेमीसर्कल्स की सीक्वेंस किस में बन रही है? AP में बन रहा है. तो अगर ये AP में बन रहा है तो आप इस AP के लिए टोटल लेंथ फाइंड आउट कर लें. तो टोटल लेंथ फाइंड आउट करने में क्या लिखना होगा? सबसे पहले वैल्यूज लिखते हैं. तो वैल्यूज में हियर A is equal to 0.5 pi, D is also 0.5 pi. A वैल्यू फर्स्ट टर्म 0.5 pi, D वैल्यू आपका 0.5 pi. टोटल सेमीसर्कल्स कितने हैं? 13 है. टोटल सेमीसर्कल्स कितने हैं? 13. तो आपको एक्सप्रेशन जो सॉल्व करना है क्वेश्चन में, पता है आपको स्टूडेंट्स क्या सॉल्व करना है? Sn is equal to n by 2 bracket 2a plus n minus 1 multiply d. What is the n value? 13. Why we will put n value 13? Because there are the 13th semicircles. To form this spiral, there are the 13th consecutive semicircle. So that's why S13 is equal to 13 by 2 multiply a. What is the a value? A value that we have to put here is 0.5 pi. Okay? Plus 13 minus 1 multiply 0.5 pi. Okay students?
S13 is equal to 13/2. 2 into 0.5, आई थिंक सबको पता है 2 into 0.5 कितना होता है 1.0, तो 1.0 में 1 लिखने की जरूरत नहीं है. So 2 into 0.5 pi is pi plus 13 minus 1 12. 12 multiply 5, 12 multiply 0.5 6.0, तो 6 हो गया, साथ में पाई आ गया. क्लियर बेटा? पाई प्लस 6 पाई, सो S13 is equal to 13/2. Pi plus 6 pi is 7 pi. Now it is given as pi equal to 22/7. क्वेश्चन में टाइप नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Just make it clear. It will be given to us in the question that pi is equal to 22/7. Now finally to get this answer, we will put the pi value 22/7. From 7 to 7 cancel. From 2 to 22 11. So S13 is equal to 13 into 11. 11 3s are 33. 11 plus 3 143 value. What is the S13? S13 is 143. Therefore total length of spiral. Therefore total length of spiral is equal to 143 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आप लोगों को? तो देखिए ये कंडीशंस है कि क्वेश्चंस के अंदर वर्ड प्रॉब्लम से जो आप सीक्वेंस फॉर्म बनाते हैं वो सीक्वेंस फॉर्म आपका ईपी फॉर्म बनता है. जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन से आप सीक्वेंस फॉर्म बनाते हैं वो सीक्वेंस फॉर्म आपका एपी फॉर्म बनता है, और उस एपी फॉर्म में ये जब सीक्वेंस आपका बन जाता है तो उसके बाद उसके एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करके जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको आपको कैलकुलेट करना होता है. क्लियर है? तो आई थिंक आपको इजीली पता चल गया to how to get the total length of the spiral in the given condition. Okay students, so let's move with some more questions in the word problem question of the arithmetic progression. Let's continue with the question number 4. The statement in the question 4, ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर question 4. 200 logs are stacked in the following manner. So what is again the sum? 200 logs. The total number of logs is given as 200, and mark this question as an important question. Everyone, mark this question as an important question. 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the first bottom row, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. तो जो नंबर ऑफ लॉग्स पुट करना है उसका सीरीज किस तरीके से बन रहा है? इन द फर्स्ट रो 20, इन द नेक्स्ट रो 19, रो नेक्स्ट टू 8, मतलब 19 का जो नेक्स्ट है that the number of logs 18, 17, 16. In this manner we have to put the number of logs. So question is that in how many rows are the 200 logs placed? In how many rows are the 200 logs placed? आपको ये बताना है कि कितने रोज में 200 logs को आप प्लेस कर देंगे. तो आपको क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है बेटा? n कैलकुलेट करके बताना है. Sn आपको गिवन है, that is the value 200. क्लियर है सबको? Sn वैल्यू आपके पास में 200 है, n आपको कैलकुलेट करना है, और आपके पास में जो सीक्वेंस गिवन है वो आपको 20, 19, 18 है. तो लिखिए सॉल्यूशन आप सबसे पहले. द सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑफ लॉग्स, एवरीवन राइट इट. द सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑफ लॉग्स इज, द सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑफ लॉग्स इज 20, 19, 18, 17 and so on. The sequence of the number of logs is in this form. Again with the conventional form, 20 a2 minus a1 minus 1, a3 minus a2. Again you will calculate 18 minus 19, that is minus 1. a2 minus a1 is equal to a3 minus a2. Therefore the sequence form is an AP. ओके स्टूडेंट्स, तो जो आपने नंबर ऑफ लॉग्स का सीक्वेंस बनाया वो आपका AP है. तो अगर वो सीक्वेंस AP है, सो हियर A is equal to 20, B is equal to -1, Sn is equal to 200,
and number of logs, how many rows? Number of logs तो 200 है, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है how many rows are there in which the 200 logs can be placed. So A value is 20, B value is -1, Sn value is 200 and N value we have to calculate. Okay? तो इतना नोट कीजिएगा आप लोग. उसके बाद में देखिए सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं. कैसे होगा सॉल्यूशन कंटिन्यू? Sn is equal to 200. Yes or no? Number of logs value is 200. What is the formula of Sn? N by 2, 2a plus n minus 1 multiply d is equal to 200. Okay students? N value we have to find n by 2, 2 multiply a. What is the a value? 20. N minus 1. What is d value? -1 is equal to 200. Now let's continue with the solution part. N by 2, 2 into 20, 40. N into -1, minus n. Minus minus plus 1 is equal to 200. Now again let the simplification. 40 plus 1, 41 minus n is equal to 200. Open the bracket. Open the bracket. N into 41, 41n. N into n, n square. Divide 2 will be changed into multiply. 200 into 2, that is the 400. Now shift all the values in the one side. Minus n square, transfer into the RHS plus n square. Plus 41n, change into RHS, minus 41n. n है ध्यान रखिएगा, x नहीं है. और ऑलरेडी RHS में कितना है? 400 is equal to 0. Now there is a quadratic expression. जैसा आपको पॉलिनोमियल में जीरोस के लिए बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आगे बात करेंगे आपसे. नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल n. सो वी विल गो फॉर द मिडिल टर्म स्प्लिट. प्रोडक्ट दैट वी रिक्वायर्ड इज 400 and middle term that we required 41, of which sign minus. So when will you practice for the middle term split? You will get as value factor as -25 -16. Make it clear students. By doing the prime factorization or by doing the factors of 400, what you will get the two factors? 25 and 16, and both will be the minus sign. Because -25 -16, product will be 400 and -25 -16 value is -41. Let's take the common from the first two. First two expression common is n minus 25. 16 is common, n minus 25. So both brackets are same. So first factor is n minus 25. Second factor is n minus 16 is equal to 0. From the first expression, n minus 25 को जब आप 0 से कंपेयर करेंगे तो n वैल्यू आपके पास में 25 आएगा. n minus 16 को जब आप 0 से कंपेयर करेंगे तो n वैल्यू आपके पास में 16 आएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? n वैल्यू 25, n वैल्यू 16. अब देखिए यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है क्वेश्चन के अंदर, और यहां से एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है बेटा कि आपके पास में कंडीशन क्या है? n वैल्यू 25, n वैल्यू 16. n आपका है नंबर ऑफ टर्म्स से रिलेटेड, तो नंबर ऑफ टर्म्स में 25 आंसर आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स में 16 आंसर आ रहा है. दोनों पॉजिटिव है तो दोनों ही वैलिड है एक तरीके से, तो कि 25 रोज भी हो सकते हैं लेकिन 16 रोज भी हो सकते हैं. लेकिन लॉजिकल सी एक बात है कि 25 रोज में भी सम 400 आ रहा है और 16 रोज के अंदर भी नंबर ऑफ लॉग्स का सम 200 आ रहा है. आपको सम तो 200 चाहिए ना, तो ऐसा कैसे जस्टिफाई हो सकता है कि 200 लॉग्स 16 रोज में भी पुट हो रही है और वही 200 लॉग्स 25 रोज में भी पुट हो रहा है? लॉजिकली तो ये बात सही नहीं है. सम 200 हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 25 रोज होंगे या 16 रोज होंगे, इसका डिसीजन लेने के लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए देखिए बेटा आपके पास में कंडीशन क्या है? इफ n इज इक्वल टू 25, अगर टोटल नंबर ऑफ रोज 25 हुए तो n अगर 25 है तो डेफिनेटली a25 आप कैलकुलेट करोगे. तो a25 का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 24d. तो a वैल्यू आपके पास में कितना है? 20 है, प्लस 24, d वैल्यू कितना है? -1. तो 20 minus 24, how much? -4. Since number of logs cannot be
negative, therefore n equal to 25 is not possible. आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जस्टिफिकेशन कैसे किया जा रहा है। अगर पॉसिबल हुआ तो n आपका अगर 25 वैल्यू है भी मान लेते हैं, तो 825 जो लास्ट रो में नंबर ऑफ लॉग्स निकालेंगे आप लोग, तो 825 का वैल्यू आपका कितना आ रहा है -4। अब 20 लॉग्स है, 19 लॉग्स है, 18 लॉग्स है, तो ऐसा कभी बोलेंगे क्या कि -4 लॉग्स है? क्या है काउंटिंग -4? पॉसिबल नहीं है। सो नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर n इक्वल टू 25 इज नॉट पॉसिबल, और n इक्वल टू 25 इज नॉट पॉसिबल है। दैट मींस नाउ if, अब अगर बात करते हैं n is equal to 16, n is equal to में a16 is a plus 15d, 15d value is -1, so 20, 15 into -1 minus 15, how much? 5. So at last what we will write? Therefore number of rows is, what is the number of rows? 16. नंबर ऑफ रोज तो 16 है, एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन द लास्ट रो इज इक्वल टू 5. ये है आपके पास में कंडीशन। समझ में आ रहा है बेटा? 25 पुट किया, वैल्यू नेगेटिव आ गया, पॉसिबल नहीं है। 16 लिया, वैल्यू कैलकुलेट किया, 5 आ गया। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ जो रोज है वो आपके पास में 16 है। क्वेश्चन आपसे दोनों कंडीशन पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाउ मेनी रोज आर देयर टू प्लेस 200 लॉग्स एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। आपको टॉप रो में बताना है। टॉप रो का मतलब लास्ट रो। जो लास्ट रो आपका 16 नंबर रो होगा, उस 16 नंबर रो में नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं? 5 है। गेट इट? तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ लॉग्स को प्लेस करना है। दोनों आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं, तो दोनों सम तो 200 देगा, दोनों में सम तो 200 आएगा, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम की कंडीशन जो सेटिस्फाइड होगी वो आपकी n इक्वल टू 16 से ही सेटिस्फाइड होगा। 25 से आपका आंसर जस्टिफाई नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी 1-2 क्वेश्चन कराए थे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, जिसमें Sn दे रखा होता है, n फाइंड आउट करना होता है। तो याद कीजिए वो कंडीशन बेटा कि Sn गिवन है और n अगर फाइंड आउट करना है, Sn अगर गिवन है और n अगर फाइंड आउट करना है, तो Sn से कंडीशन में n के लिए हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनता है। उस क्वाड्रेटिक का मिडिल टर्म स्प्लिट करके दो वैल्यूज निकालते हैं। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेगेटिव को कंसीडर नहीं करना, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव से सम तो वो आ जाएगा, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में उसको भी जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन सा आंसर वैलिड है और कौन सा आंसर वैलिड नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, लेट मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस लेक्चर। क्वेश्चन 5 स्टेटमेंट ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर consecutively from 1 to 49. The houses from the number 1 to 49 consecutively. Consecutively that means the first number house is the value number 1, second number house is the value 2, third number house is the value 3 and last number house is the value 49. तो total houses भी 49 है, total houses भी 49 है and value of each house number is equal to the number itself. जो हाउस नंबर का वैल्यू वो खुद ही नंबर है। फर्स्ट हाउस 1, सेकंड हाउस वैल्यू 2, थर्ड हाउस वैल्यू 3, 49th हाउस वैल्यू 49. ओके, नाउ शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x. आपको ये फाइंड आउट करना है, ये शो करना है क्या, दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस preceding the house number x is equal to the sum of the number of houses following it. What is the condition is there? We have to show that there is a value of x such that the sum of the number of houses, the sum of the number of houses preceding the house number x is equal to the sum of the number of houses following it or sum of the number of houses succeeding the house number x. So let's consider. पहले रफली आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या कंडीशन है। जो हाउसेस पे नंबर है वो आपके पास में इस तरीके से 49 तक है, ठीक है। डॉट डॉट बीच में नहीं किया क्योंकि अभी कंडीशंस में डॉट डॉट्स के बीच में कुछ और करना चाहता हूं मैं। इन हाउसेस नंबर के बीच में
एक हाउस नंबर x आपको कंसीडर करना होगा, लेट करना होगा, लेट दैट हाउस नंबर इज x, जिसके लिए कंडीशन करना है ना परफॉर्म, उस कंडीशन के लिए आप क्या लेट कर लेंगे, लेट दैट हाउस नंबर इज x, ठीक है। अब हाउस नंबर x से जस्ट पहले वाला हाउस कौन सा होगा, सर वो तो कैसे पता बेटा, x नंबर अगर कोई हाउस नंबर है तो उस x हाउस से जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा, x माइनस 1 हाउस नंबर, और x के जस्ट बाद में नंबर क्या होगा, x प्लस 1 हाउस नंबर। बोलिए यस और नो। कोई पर्टिकुलर हाउस नंबर x है तो हाउस नंबर x से जस्ट पहले हाउस नंबर जो है वो x माइनस 1 है, और x के जस्ट बाद में जो हाउस नंबर है वो x प्लस 1 है। क्लियर है? सो फर्स्ट sequence of number of houses form an AP. I think कोई प्रॉब्लम नहीं है। Sequence of the number of houses form an AP. Let that required house number is x. क्लियर बेटा? Let that required house number is x, जिसके लिए कंडीशन आपको परफॉर्म करना है। बहुत सिंपल तरीके से है, देखिए स्टेटमेंट लिखूंगा बहुत, तो वो तो बहुत इजी तरीके से होगा, लेकिन उसको लिखने के लिए जो उसकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से समझना है वो क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखिएगा 1 से लेकर 49 है, तो ये तो मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि जिस हाउस नंबर की बात कर रहे हो उसका वैल्यू उसी का नंबर है, जिस हाउस नंबर की बात कर रहे हैं उसका वैल्यू उसी का नंबर है, तो जिस हाउस नंबर के लिए बात कर रहे हैं उसका वैल्यू अगर उसी का नंबर है, दैट मींस सिंपल से कंडीशन फॉलो करना है कि x से पहले कितने हाउसेस हैं, क्योंकि x से पहले आपका स्टार्टिंग 1 नंबर हाउस से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके कहां तक जा रहा है, x माइनस 1 तक। तो जो नंबर x है उस नंबर x से जस्ट बिफोर टोटल हाउसेस कितने हैं, तो x से जस्ट बिफोर हाउसेस कितने हुए टोटल, 1 से लेकर कहां तक, x माइनस 1 तक। हाउसेस 1 से लेकर x माइनस 1 तक है। क्लियर? एंड द नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट, तो इसको फॉलो करने वाले जो हाउसेस है, तो फॉलो करने वाले जो हाउसेस है वो x के बाद में x प्लस 1 से स्टार्ट होके 49 तक जा रहा है। लेकिन देखिए कंडीशन क्या बेटा, x से पहले कितने हाउसेस है ये तो आप नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि पहला हाउस नंबर 1 है, सेकंड हाउस नंबर 2 है, तो x माइनस 1 तक टोटल हाउसेस भी x माइनस 1 होंगे। लेकिन x के बाद में ये वैल्यू आपका फर्स्ट वैल्यू आपको मालूम नहीं है x प्लस 1, तो आप ये नहीं बता सकते कि 49 तक टोटल हाउसेस कितने हैं। तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है, देखिए कंडीशन में जो x से पहले हाउसेस है वो तो है टोटल x माइनस 1, तो उन x माइनस 1 हाउसेस का जो सम है वो इसके बाद के हाउसेस के सम के इक्वल है। तो इसके बाद में जितने हाउसेस है अगर इन सब का सम करना है तो मेरे पास में एक ही तरीका है, पहले 1 से लेकर जितने 49 है, 1 से लेकर जितने 49 हाउसेस है उन सब का सम करके, और अब जहां से सम करना है उससे पहले वाले जितने भी हाउसेस है उन सब के सम को माइनस करना है। कंडीशन बहुत सिंपल है बेटा, एक तरफ तो ये कंडीशन है कि x से पहले जितने हाउसेस है, ये आपको पता है कि x से पहले टोटल हाउसेस, x से पहले टोटल हाउसेस, अगर मैं कहता हूं कि x वैल्यू कोई 35 है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि x वैल्यू कोई 35 है, तो 35 नंबर हाउस से जस्ट पहले टोटल हाउसेस कितने हुए, 35 नंबर हाउस से जस्ट पहले टोटल हाउसेस कितने हुए, 34 हुए, और 35 के बाद कितने हैं तो वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए 35 से पहले, x से पहले तो x माइनस 1 हाउसेस का सम है, लेकिन उसके बाद कितने हाउसेस है उनका सम करने के लिए टोटल हाउसेस का सम करके, और जितना सम रिक्वायर्ड नहीं है उसको माइनस कर दो, जो रिमेनिंग बचेगा वो x प्लस 1 से लेकर 49 तक के हाउस नंबर्स का सम हो जाएगा। क्लियर है? और इन तीनों कंडीशन के लिए वेयर इन तीनों कंडीशन जब अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने पे a इज इक्वल टू 1, a सबका 1 है, d भी आपके पास में 1 है, क्योंकि सबका फर्स्ट टर्म 1 ही है, कहीं से भी सम करोगे d आपका a2 माइनस a1 1 है, और n इक्वल टू
जो एक्सप्रेशन n तो आपको पता ही है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग है, इसमें x-1 में n आपका x-1 है 49 में, इसमें आप ये समझ सकते हो कि n इक्वल टू an, ये देखिए कंडीशन, क्योंकि जो नंबर ऑफ हाउसेज है उसका वैल्यू भी वही है। अगर मैं कहता हूं टोटल 49 हाउसेज, तो 49 हाउसेज में n 49 है और an भी 49 है। अगर मैं कहता हूं 35 हाउसेज, तो n 35 है, an भी 35 है, क्योंकि जो हाउस नंबर है वही उसी का वैल्यू है। तो देखिए बेटा, Sn का फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो Sn का फॉर्मूला तो वैसे आप सब जानते ही हैं, मैं ब्रैकेट में यहां पे लिख देता हूं। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं? Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस an, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं Sn का, n/2 ब्रैकेट a प्लस an। कितना है n वैल्यू, कितने हाउसेस का सम करना है? x-1, तो n वैल्यू है आपके पास में x-1 अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस an, a वैल्यू 1 है, an वैल्यू आपका जो हाउस नंबर है, हाउस नंबर अगर x-1 है तो an वैल्यू भी आपका x-1 होगा, इक्वल टू S49 के लिए n/2 a प्लस an, तो n/2 a प्लस an ये हो गया, माइनस sx में x/2, क्योंकि टोटल हाउसेज n है तो n वैल्यू आपका x है, a वैल्यू आपका 1 है और an वैल्यू भी आपका x है। क्लियर हो गया? 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ x-1 के साथ मल्टीप्लाई में x है, तो x-1 अपॉन 2, माइनस का साइन इधर आ जाएगा, प्लस का, x को एक तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 49 अपॉन 2 इंटू 49 प्लस 1 50। यहां सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट ओपन करना होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एलसीएम पहले लेना होगा 2, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो एलसीएम 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ब्रैकेट ओपन कीजिए, x इंटू x स्क्वायर माइनस x प्लस, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस x, 2 से अगर 50 को कैंसिल करते हैं 25 टाइम, तो आपके पास वैल्यू हो गया 49 इंटू 25। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक 49 इंटू 25। तो यहां देखिए कैलकुलेशन में x कैंसिल हुआ, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 49 इंटू 25, 2 से 2 कट हो गया, x स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे, x स्क्वायर का जब स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटा के रूट लगाते हैं, वैसे तो रूट हटाने पे प्लस और माइनस का साइन आता है, लेकिन आपको पता है जब कोई इस तरीके से क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको उसमें नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ हाउसेज है, n वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो x भी एक तरीके से वैल्यू है, तो 49 का रूट 7, 25 का रूट 5, so what is the x value? 35, so what we will write? Therefore required house number is 35. What is the required house number? Required house number is 35. जितने हाउसेस है उसमें जो 35th नंबर हाउस है, उस 35th हाउस से प्रीसीडिंग हाउसेस का सम और उस 35th हाउस से सक्सेडिंग हाउसेस का सम आपस में इक्वल है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।